सेक्शन 34 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट नोट्स के अलावा जो हम पढ़ रहे थे कि भाई टैक्स इनवॉइस क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट और डेबिट नोट्स के बारे में कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कौन कौन सी सिचुएशन में इशू किया जाएगा, इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं और ये क्या टैक्स इनवॉइस की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें है सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 और वो कहता है कि जहां पर एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस इशू किए जा चुके हैं फॉर द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू। मतलब कि गलती से या गलती नहीं भी हुई, किसी कारणवश बाद में वो जो अमाउंट है वो कम हो रही है अब क्योंकि पहले ज्यादा लग गया है। टैक्स रेट गलत लगाया हो सकता है, सेल्स रिटर्न बाद में हो सकती है कि भैया टैक्स कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा है टैक्स जो भी हमने लगाया। तो या तो टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा है, टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा होने से टैक्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। और टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई और वेयर द गुड सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। या तो हमने जो माल इनवॉइस बनाया गलती से उसमें टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा लिख दी, या टैक्स अमाउंट ज्यादा कर दी, या टैक्स रेट ज्यादा लगा दिया, या माल वापस आया, है ना। या गुड्स या सर्विस या जो भी है वो डेफिशिएंट थी, तो वो कम थी, हमने जो सप्लाई करी वो माल हमने 100 यूनिट के लिए इनवॉइस बनाकर भेज दिया, माल 90 ही जा पाया, जिस वजह से अब 10 यूनिट पर हमें कम करना पड़ेगा। The registered person who has supplied such goods or service or both may issue to the recipient one or more credit notes for supplies made in a financial year containing such particular as may be prescribed। तो जिस जिस रजिस्टर्ड सप्लायर ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स इनवॉइस इशू किया था वही दोबारा से क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, एक या उससे ज्यादा। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है, ठीक है ना। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूड ए क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू ए सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ शेल डिक्लेयर। तो सेक्शन 34(1) कहता है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, और 34(2) कह रहा है कि अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो आपको उसमें डिटेल्स बतानी पड़ेगी, और वो शेल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट, इस क्रेडिट नोट की डिटेल आपको बतानी पड़ेगी इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड। जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उस मंथ की रिटर्न में आपको इसकी डिटेल बतानी पड़ेगी, ठीक है। बट नोट लेटर देन 30th डे ऑफ द नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वाज मेड। लेकिन ये जो है, आप 30 नवंबर जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके बाद जो 30 नवंबर आएगा उससे आपको वो डेट या डेट ऑफ फर्निशिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, या जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो भी जल्दी आएगी आप तभी तक उसको कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने क्रेडिट नोट इशू किया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शेल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट, तो उसे ये क्रेडिट नोट बताना पड़ेगा। और जब आप ये इंफॉर्मेशन बता देंगे तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो एडजस्ट हो जाएगी जैसा भी बताया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन in output tax liability of the supplier shall be permitted if the incidence of tax and interest on such supply has been passed on to the any other person। Suppose आपने कोई माल बेचा और उसका आईटीसी मैंने आपको माल बेचा और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया,
वो आपके पास आगे बेनिफिट पहुंच गया, अब मैं उसको कैसे रिवर्स कर पाऊंगा? तो ये कह रखा है ये रिवर्स तभी हो पाएगा जब ये बेनिफिट आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं। अगर आपने इसका बेनिफिट क्लेम कर लिया फिर उसके बाद में मैं रिवर्स नहीं कर पाऊँ, कि मुझे आपस में आपसे जो सेटिंग करनी है, क्योंकि वो फिर आपने आईटीसी कैसे ले लिया, आपने ले लिया तो भैया फिर मुझे जीएसटी के दायरे से बाहर आकर आपसे सेटलमेंट करनी पड़ेगी। जीएसटी मेरा आउटपुट टैक्स कम नहीं करेगा क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिल चुका है। तो जब मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेड और कॉमर्स आफ्टर द इनवॉइस हैज बीन इशूड, देयर कैन बी सिचुएशन लाइक। तो क्या क्या सिचुएशन है जब मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं? The supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of the goods or service provided. जो मैंने आपको दी है वैल्यू गलती हो गई मेरे से, और उस गलती से मैंने क्या करा, जो रेट है वो ज्यादा लिख दिया या अमाउंट ज्यादा लिख दी। 10,000 का बिल बनाना चाहिए था, मैंने गलती से 15,000 20,000 का बना दिया, तो फिर वो बिल की अमाउंट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा बन गया। या मैंने गलती से रेट ज्यादा लगा दिया, भाई माल अमाउंट ठीक लिखा है 10,000 लेकिन उसमें 9% का टैक्स लगना था, मैंने 18% लगा दिया गलती से, तो उससे भी ज्यादा टैक्स आ गया। मैंने आपको क्वांटिटी भेजी लेकिन रेसिपिएंट को क्वांटिटी जो डिक्लेयर टैक्स इनवॉइस है उससे कम मिली, तो मैंने 100 यूनिट भेजी लेकिन आपको मिली 90 यूनिट है। द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ इज नॉट टू बी सेटिस्फेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट। तो मैंने आपको माल भेजा, आपको मैंने माल जो भेजा है और जो मैंने आपको सैंपल दिखाया था उसके हिसाब से माल थोड़ा हल्का है। अब जैसे ही माल आपके पास पहुंचा, मैंने आपके इनवॉइस भेजा 10,000 रुपए प्लस टैक्स 9%, 10,900 का इनवॉइस भेज। जैसे ही वो माल आपको मिला, आपका मेरे पास फोन आया, ये माल ठीक नहीं है, वापस उठा लो इसको। मैंने कहा क्या हो गया? आपने कहा ये माल बेकार है, मजा नहीं आया। मैंने 1,000 रुपए कम दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे ये 9,000 रुपए प्लस टैक्स का इनवॉइस बनाना चाहिए, लेकिन ये बन गया 10,000 प्लस टैक्स, तो अब मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूं, है ना? या और इसी टाइप के कोई और रीजन होंगे तो भी ये बात आ जाएगी। द क्रेडिट नोट इज ए कन्वीनियंट एंड लीगल मेथड by which the value of goods or service in the original tax invoice can be amended or revised. The issuance of credit note easily allow the supplier to decrease his tax liability in his return without requiring him to undertake any tedious process of refunds. तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने का। It is important to note that credit note are not permitted to be issued in case of secondary discount. सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब होता है पहले हमने आपको सेल कर दिया, सब कुछ कर दिया, बाद में जैसे कैश डिस्काउंट होता है, आपने कुछ जल्दी पेमेंट करे, मैंने आपको कुछ छूट दे दी, उसके लिए कोई क्रेडिट नोट नहीं इशू होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होती है। However, supplier can issue financial या commercial credit note to reduce the value of supply payable by the recipient to the supplier. वो चाहे तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन जीएसटी में जो क्रेडिट नोट है वो नहीं इशू हो पाएगा उस सिचुएशन में, क्योंकि जीएसटी में जब क्रेडिट नोट इशू होगा तो उसमें जीएसटी के अमाउंट भी रिवर्स होगी। Any registered person who issues a credit note in relation to supply of goods or service or both shall declare the detail of such credit note in the return of for the month during which such credit note has been issued. ठीक है, but not later than 30th November following the end of the financial year in which such supply was made. अब इसका मतलब क्या हुआ? जिस महीने मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है उस महीने की रिटर्न में मुझे इसकी डिटेल बतानी है। अब ये तो हो सकता है कि मैंने माल फरवरी 2024 में दिया हो, या नहीं?
अगर फरवरी 2024 में मैंने माल दिया है, ये हो सकता है कि वो माल की गड़बड़ी, रिटर्न, सेल्स रिटर्न या इनवॉइस की गड़बड़ी मुझे जुलाई में पता चले, तो मैं जुलाई में क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं, तो जुलाई में 31 जुलाई की रिटर्न में मैं बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब मैं दिसंबर में सोच रहा हूं, दिसंबर में पता चला कि फरवरी में माल बेचा था और उसका क्रेडिट नोट इशू करना है, तो ये कह रहे हैं आप नहीं कर पाओगे क्योंकि 30 नवंबर से आगे आ गया। तो जिस ईयर में आप सप्लाई कर रहे हो उस ईयर के एंड तक, ना केवल उस ईयर के एंड तक बल्कि आपको 8 महीने और दे दिए, 30 नवंबर तक आप क्रेडिट नोट इशू कर लो, इसके बाद आप इशू नहीं कर, ठीक है। या एनुअल रिटर्न जब आप फर्निश करेंगे, अब मान लिया एनुअल रिटर्न आपने फर्निश करी सपोज सितंबर में, तो सितंबर में एनुअल रिटर्न फर्निश कर दी, उसमें सारी सप्लाई की डिटेल चली गई, सब कुछ हो गया। अब सितंबर के बाद अक्टूबर में भी आप नहीं कर पाएंगे क्रेडिट नोट इशू उस सेल से रिगार्डिंग, सप्लाई के रिगार्डिंग, जिस सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने एनुअल रिटर्न में फाइल कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते 30 नवंबर तक का टाइम है, क्योंकि आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया, तो एनुअल रिटर्न के बाद में पिछले साल का सप्लाई का आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड, हाउएवर नो डिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स का बेनिफिट पास हो गया है किसी और पर्सन पर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 की, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ एंड टैक्स वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू। अभी तक हम क्रेडिट नोट में पढ़ रहे थे कि जो टैक्स वैल्यू है या टैक्स अमाउंट है वो ज्यादा है, अब हमें पता चल रहा है कि वो अमाउंट कम है ना। तो वो अगर अमाउंट हमारी कम है, तो अगर वो अमाउंट कम आ गई तो लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल, तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने सप्लाई किया था वो रेसिपिएंट को एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू करेगा। तो आप ये कह सकते हैं क्रेडिट नोट टैक्स इनवॉइस का रिवर्सल होता है। डेबिट नोट जस्ट लाइक टैक्स इनवॉइस ही है, लेकिन टैक्स इनवॉइस क्योंकि सप्लाई करने पर इशू होता है, और अब हम नई सप्लाई इशू नहीं कर रहे हैं, पिछली सप्लाई को ही कुछ हम अमेंड कर रहे हैं, तो इसलिए अब आपको नया टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, नया डेबिट नोट इशू करना है। 34(4) कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो डेबिट नोट इशू कर रहा है सप्लाई से रिलेटेड, वो अपनी रिटर्न में भी बताएगा और अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट करेगा, वो तो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा ना अपनी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन डेबिट नोट शैल इंक्लूड ए सप्लीमेंट्री इनवॉइस, तो डेबिट नोट एक तरीके से इनवॉइस ही है। अब यहां लिमिट नहीं है टाइम की, क्यों? वहां पर क्रेडिट नोट में गवर्नमेंट का टैक्स कम हो रहा है, तो आपको एक टाइम दिया भैया, इससे ज्यादा हम अलाउ। यहां पर आप कह रहे हो अरे हमसे गलती हो गई, हमने कम टैक्स दिया था, हमें और टैक्स देना, गवर्नमेंट कह रही जब मर्जी दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो यहाँ कोई ये नहीं कहेंगे कि भैया आपका टाइम निकल गया तो आप कम, क्या जब मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब इशू करेंगे आप इसको? गलती से अमाउंट कम लिख दी गई, टैक्स रेट कम लिख दिया गया गलती से, क्वांटिटी ज्यादा चली गई, लिखा कम गया इनवॉइस में, या कोई और इसी टाइप के सिमिलर रीजन है,
तो इससे एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो जस्ट लाइक टैक्स इनवॉइस की तरह ये काम करेगा। तो इससे अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेंगी आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में? रूल नंबर 53(1) है। वैसे तो कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जो डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा सप्लायर से, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे हमने पढ़ा था टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, ऐसे ही इसके अंदर भी भाई आपका टैक्स इनवॉइस ही है। तो जो टैक्स इनवॉइस में लगभग सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें भी यहां पर आने वाली हैं। तो सप्लायर और का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट का नेचर डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, सीरियल नंबर आएगा, डेट ऑफ इशू आएगी, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का डिटेल आएगा, उसका एड्रेस, डिलीवरी का एड्रेस, स्टेट का कोड है ना, सीरियल नंबर, बिल सप्लाई, मतलब सारी डिटेल लगभग लगभग आ ही जाएंगी। हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। कार्तिक एंड कंपनी है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी में। वो इंफॉर्मेशन हमें बता रहे हैं अलग अलग टैक्स इनवॉइस के बारे में जो उन्होंने मार्च महीने में इशू करे। वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज इन इनवॉइस नंबर 1 was 2,50,000 against the actual taxable value of 2,30,000। तो इन्होंने जो इनवॉइस बनाया उसमें इन्होंने 2.5 लाख रुपए की वैल्यू लिख दी, जबकि टैक्सेबल वैल्यू केवल 230 थी। तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा इन्हें, है ना। तो द डेबिट एंड क्रेडिट नोट शैल बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कार्तिक एंड कंपनी। तो कार्तिक एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो यही इशू करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये लिखा है कि कौन इशू करेगा डेबिट और क्रेडिट नोट, तो कार्तिक एंड कंपनी इशू करेगी डेबिट और क्रेडिट नोट। फिर पूछा वेदर डेबिट और क्रेडिट नोट विल बी इशूड इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। तो नंबर 1 में हमें क्या इशू करना है? क्रेडिट नोट इशू करना है। सेकंड है टैक्स इनवॉइस इन इनवॉइस नंबर 4 वाज 32,000। टैक्स चार्ज्ड इन इनवॉइस नंबर 4 वाज 32,000। जो टैक्स चार्ज किया गया है वो 32,000 रुपए का टैक्स चार्ज किया गया है अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 68,000। तो ड्यू टू रोंग HSN कोड, जिसकी वजह से टैक्स रेट गलत लग गया और अमाउंट कम हो गया। तो अब हमें और अमाउंट लाना है और टैक्स लाना है, तो डेबिट नोट इशू कर दिया जाएगा। तो डेबिट नोट हम इशू कर देंगे। वैल्यू चार्ज इन इनवॉइस 8 वाज 3,20,000, जबकि जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 4,20,000 थी। तो 4,20,000 की जगह हमने गलती से क्वांटिटी में गलती हो गई, गलत क्वांटिटी की वजह से जो है अमाउंट हमने कम लिख दिया। तो अगेन हमें और लिखना है, तो डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। What is the maximum time limit available for declaring the credit note in the GST return? तो 30th November और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी जल्दी आए। तो डिटेल नोट लेटर देन 30 November following the end of the financial year in which supply was made or date of furnishing the relevant annual return whichever is earlier। तो ये हमारे पास आ जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो a person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or service or both any amount by way of tax under this act। ये तो हमें पता ही है।
नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, रुजुता is engaged in providing grooming services. She is not registered under GST law as her turnover is below the threshold limit. अब ये लिमिट के अंदर है तो ये वॉलंटरली या तो रजिस्ट्रेशन करा ले तो ये कलेक्ट कर सकते हैं जीएसटी, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो रुजुता कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन द ग्रूमिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर as a person who is not a registered person cannot collect any amount by way of tax under GST law, है ना। जो भी उसने सप्लाई किया सर्विस, गुड्स या दोनों, उससे रिलेटेड वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, आपको टैक्स का अमाउंट दिखाना पड़ेगा। आप इंक्लूडिंग टैक्सेस करके ऐसा नहीं कह सकते इंक्लूडिंग टैक्सेस और अमाउंट ही ना दिखाए, आपको अमाउंट दिखाना पड़ेगा। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents related to assessment, tax invoice and other document the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made. तो टैक्स की अमाउंट आपको अलग से शो करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। तो इसमें हम लोग ये तो वैसे कंप्लीट हो गया थ्योरेटिकल पार्ट इसका पूरा का पूरा। तो अब हम इससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, जो हमें चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सबको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपके स्टडी मटेरियल के लास्ट में दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज, तो इन सबको भी देख लेते हैं क्योंकि आप अपने आप तो करोगे नहीं। सुल्तान इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रकाश एंटरप्रेन्योर्स से दिल्ली में फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन ऑन 7 सितंबर। द स्पेयर पार्ट्स वर टू बी डिलीवर्ड ऑन 30 सितंबर। Sultan Industries Limited removed the finished spare parts from its factory on 29 September for supply to Prakash Entrepreneurs. They determine the date by which tax invoice must be issued by Sultan Industry under the GST law. तो हमने पढ़ा था सेक्शन 31 में कि जो हमें गुड्स से रिलेटेड, सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो जीएसटी इनवॉइस इशू करना होता है वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इशू करना होता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31, invoice shall be issued before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involve movement of goods। अगर मूवमेंट नहीं है तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई हमें इशू करना होता है। यहाँ पर मूवमेंट हो रही है 29 सितंबर को, तो हमें 29 सितंबर या उससे पहले इनवॉइस बनाना। तो अकॉर्डिंगली in the given case tax invoice must be issued on or before 29th of September। सेकेंड है MBM caretakers, a registered person provide the service of repair and maintenance of electrical appliances। On 1st April, it has entered into an annual maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine। As per the terms of contract, maintenance service will be provided on the first day of each quarter of the relevant financial year and payment for the same will be due on the date on which service is rendered। तो इनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ये बात की गई है कि 1 अप्रैल को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और मेंटेनेंस होगी हर क्वार्टर के पहले दिन और पेमेंट ड्यू भी होगी जब सर्विस दे दी जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर इट प्रोवाइडेड द सर्विस ऑन April 1, July 1, October 1 एंड January 1
in accordance with the terms of contract. When should MBM caretaker issue the invoice for the services rendered? तो हमने पढ़ा था कंटिन्यूस सर्विस के केस में। तो ये कंटिन्यूस सर्विस का केस है। हमारा एक एग्रीमेंट बना है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसमें हमें 4 मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है। तो 4 सर्विसेज का एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसे हम कंटिन्यूस सर्विसेज बोल देते हैं। तो हमने वहां पढ़ा था कि एक माइलस्टोन या जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बात बता रखी है, जब सर्विसेज रेंडर होंगी तब या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस सर्विस और सप्लाई और सर्विस मींस कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं या एग्री हो रहा है प्रोवाइड करना, रिकरिंग बेसिस पर या कंटिन्यूस बेसिस पर, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 months विद द पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो वहां पर कंटिन्यूस में हमारी दो बातें थी। एक तो जहां पर 3 महीने से ज्यादा का हमारा टाइम पीरियड हो और पेमेंट भी पीरियोडिक हो। Therefore, the given situation in a case of continuous supply of services, repair and maintenance has been provided on a quarterly basis for a period of 1 year. तो 3 महीने से ज्यादा का पीरियड है और पेमेंट भी क्वार्टरली है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस सर्विस का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 31 कहता है कंटिन्यूस सर्विस में वेयर ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इनवॉइस जो इशू होगा वो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता चल रहा है कि क्या डेट है, ड्यू डेट है। तो इस सिचुएशन में इन्हें क्वार्टरली इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे 1 अप्रैल या उससे पहले, 1 जुलाई या उससे पहले, 1 अक्टूबर या उससे पहले और 1 जनवरी या उससे पहले। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सांगरी सर्विसेज लिमिटेड दिल्ली exceeded 20 lakh rupees on 12th August. He applied for registration on 3rd September. 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना था। इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया। इन्हें रजिस्ट्रेशन मिला है 6 सितंबर को। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है वो फ्रॉम द डेट ऑफ 12th अगस्त हो जाएगा, जिस दिन से वो एलिजिबल है। और जिस दिन इन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है 6 सितंबर को, इसके एक महीने तक 6 अक्टूबर तक इन्हें 12 अगस्त से 3 सितंबर तक के जो इनवॉइस हैं, 12 अगस्त से 6 जब तक इन्होंने इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करे, वो इशू करने के लिए इन्हें एक महीने का टाइम मिलेगा। You are required to advise Sangri Services Limited as to what is the effective date of registration. तो effective date of registration will be 12th August, क्योंकि उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया है। It has also sought your advice regarding period for issuance of revised invoice. तो इन्हें 6 अक्टूबर तक रिवाइज इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। As per section 25 read with CGST rules, where an applicant submit application for registration within 30 days from the date he become liable for registration, effective date of registration in that case will be the date when he was liable for the registration. Since Sangri Service Limited turnover exceeded 20 lakh on 12th August, it became liable for registration on the same day. Further, is applied registration within 30 days. So effective date of registration will be from the 12th August. As per the section 31 read with CGST rules. अब रूल नंबर आपको एग्जाम में भी याद नहीं है, सेक्शन याद है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं सेक्शन 31 read with CGST rules. Every registered person who has been granted registration with effect from the date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue revised tax invoice. Revised tax invoice shall be issued within 1 month from the date of the issuance of certificate of registration. Revised tax invoice shall be issued within 1 month
from the date of issuance of registration in respect of taxable supply effected during the period starting from the effective date, that is 12th August, and the issuance of certificate, that is 6th of September. तो इनके पास ये 12 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक के बीच के रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने हैं, और इसके लिए 6 अक्टूबर तक की इनके पास टाइम पीरियड है. Therefore, in the given case, Sangrili Service has to issue the revised tax invoice in respect of taxable supply effected from the effective date of registration 12th August till the date of issuance of certificate, that is 6th September, within 1 month from the date of issuance of registration, that is 6th October. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. क्वेश्चन नंबर 4. Shyam Fabrics has opted for composition levy scheme in the current financial year. It has approached you for the advice whether it mandatory for it to issue a tax invoice. You are required to advise him regarding the same. देखिए कंपोजिशन वाला तो टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकता, वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता है. तो a registered person paying tax under the provision of section 10, that is composition levy, shall issue instead of a tax invoice a bill of supply containing such particular as in manner as may be prescribed. तो ये सेक्शन 31(3)(c) में लिखा है विद द CGST रूल्स कि उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना ही नहीं है, तो वो तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर तो इस चीज की तो बात ही खत्म हो गई कि वो टैक्स इनवॉइस ले सकता है या नहीं ले सकता है. Royal Fashions, a registered supplier of designer outfit in Delhi, decide to exhibit its products in a fashion show being organized at a Hotel Park Royal, Delhi on 4th January. For the occasion, it gets the service by way of makeover of its model from Aura Beauty Service Limited, Ashok Vihar, on 4th of January, for which a consideration of 5 lakh has been charged. Aura Beauty Service Limited issued a duly signed tax invoice on 10th of Feb showing the lump sum amount of 5,90,000 including GST, 99% each, for the service provided. Answer the following questions. Examine whether the tax invoice has been issued within the time limit prescribed. देखिए हमने बात करी थी कि अगर सर्विसेज हैं तो सर्विसेज के केस में अगर आप बैंक, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह नहीं है तो 30 दिन में आपको इशू करना है, और इन सब के लिए 45 दिन का टाइम आपको मिल जाता था. तो एज पर द सेक्शन 31, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई. तो इस प्रोविजन के हिसाब से टैक्स इनवॉइस जो इन्हें इशू करना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर इशू करना चाहिए. तो 4 जनवरी में अगर हम 30 दिन ऐड कर देते हैं तो वो 3 फरवरी डेट आ जाती है. तो इन्हें 3 फरवरी तक इशू करना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो उसके बाद में इशू किया. तो इनको 3 फरवरी तक इशू करना चाहिए, लेकिन इन्होंने इशू किया 10 फरवरी को. तो क्या ये विद इन द टाइम लिमिट है? नहीं, ये टाइम लिमिट के अंदर अंदर नहीं है. आफ्टर द टाइम लिमिट इन्होंने ये इशू किया है. Tax consultants of Royal Fashion objected to the invoice raised, suggesting that the amount of tax charged in respect of taxable supply should be shown separately in the invoice raised by the Aura Beauty. However, Aura Beauty contended that there is no mandatory requirement of showing tax components separately in the invoice. You are required to examine the validity. देखिए हमने पढ़ा था कि आपको टैक्स की अमाउंट अलग से दिखानी पड़ेगी. आप केवल ये नहीं कह सकते इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो आपको टैक्स का अमाउंट अलग से बताना पड़ेगा, इनवॉइस में लिखना पड़ेगा. तो सेक्शन 31 read with the CGST rules provide that tax invoice in addition to other mandatory data also contain the amount of tax charged. Further, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment
tax invoice and other document the amount of tax charged in respect of taxable goods or services. The objection raised by the tax consultant suggesting that the amount of tax should be separately shown invoice is valid. बिल्कुल उन्होंने सही बोला है, आपको अलग से दिखाना पड़ेगा. Question number 6. Kidzi Toys Limited, a wholesaler of toys registered in Chandigarh, is renowned in the local market for the variety of toys and their reasonable prices. Kidzi Toys makes supply of 100 pieces of babies learning laptop and chat learning phones to Nancy General Store on 25th of September by issuing a tax invoice of 1 lakh. However, the said toys were written by Nancy General Store on 30 September. Discuss which document Kidzi Toys is required to issue in such a case. तो किड्जी टॉयज जिन्होंने पहले टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा, अब रिटर्न करने पर इन्हें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. तो इन्हें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 34, जहां एक या एक से ज्यादा टैक्स पहले टैक्स इनवॉइस इशू किए जा चुके हैं और बाद में अगर माल वापस किया जाता है तो उस सिचुएशन में इन्हें एक या उससे ज्यादा क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है. बट इट शुड कैन बी इशूड up to 30th November after the end of the financial year or date of filing of annual return whichever is earlier. तो उस समय तक ये इन्हें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. राणा सांगा लिमिटेड, a registered supplier, has made following taxable supply to its customer बाबर इन द क्वार्टर एंडिंग 30th जून. इन्होंने कुछ सप्लाई करा है. गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102, 230 and 254 have been written by Babar. You are required to advise Rana Sanga Limited whether it can issue a consolidated credit note against all the 3 invoices. तो इन्होंने बोला है कि एक ही बंदे को, एक ही रेसिपिएंट को इशू किया है और उसके माल वापसी आया है उसका, तो क्या एक ही हम कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें पता है कि हम क्रेडिट नोट कब इशू कर सकते हैं, जब एक या एक से ज्यादा हमने इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू किए हो और हमें पता चले कि हमने या तो टैक्स का अमाउंट ज्यादा है या माल वापस हुआ है इस तरीके से, या अमाउंट कम करनी है. द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विस में इशूड द रेसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट. Thus, one or more credit note can be issued in respect of multiple invoices issued in a financial year without linking the same to individual invoices. Hence, in view of the above mentioned, Rana Sanga Limited can issue a consolidated credit note for the goods return in respect of the all 3 invoices. वहां हर जगह लिखा था एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, तो ये तीनों का अलग अलग भी इशू कर सकते हैं या ये एक कंसोलिडेटेड भी इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Chidanand Products Private Limited is a registered supplier who has opted for composition levy. He wishes to know whether the issue of bill of supply can be dispensed with under any other circumstances. बिल्कुल उन्हें तो बिल ऑफ एंट्री ही सप्लाई ही इशू करना है. हाँ, वहां पर अगर 200 रुपए से कम होती है तो वहां पर हमारी बात थी कि इन्हें सप्लाई ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, लेकिन अगर 200 रुपए से कम की अमाउंट है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है और उसको चाहिए भी नहीं है ना, वो कह रहा है कि उसे बिल ऑफ सप्लाई की जरूरत नहीं है, तो वो हर दिन के एंड में एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है.
A registered person has to mandatorily issue separate invoice for taxable and exempted goods when supply both taxable as well as the exempted goods to unregistered person examining the validity of the statement. कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर रहा है इनवॉइस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या वो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल गुड्स जो अलग अलग हैं उन सब के लिए क्या एक इनवॉइस इशू करेगा या अलग अलग करेगा या क्या होगा, वो सब हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि सीजीएसटी रूल के हिसाब से रजिस्टर्ड पर्सन जब सप्लाई करता है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जा सकता है सभी के लिए। तो यहां लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन मैंडेटरीली, क्योंकि हम मैंडेटरीली लिखा है कि मैंडेटरी उन्हें अलग अलग इशू करने पड़ेंगे इनवॉइस, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि आप अगर अलग अलग माल बेचते हैं, कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्टेड है, तो वो एक ही इनवॉइस में दोनों माल आ जाते हैं। आपको मैंडेटरीली दोनों अलग अलग इशू नहीं करने होते, इसीलिए ये बात गलत है। फिर है A non-banking financial company can issue a consolidated tax invoice at the end of every month for the supply made during that month, examining the validity of the statement. देखिए यहां पर ये बात है पहले कि the said statement is valid. A customer may avail numerous services from a non-banking financial company in a given tax period. It may issue a consolidated tax invoice, statement, advice, any other document in lieu of thereof by whatever name called, physically, electronically for supply of service made during a month at the end of the month. हमने पढ़ा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो पूरे महीने की एक साथ छोटी मोटी जो भी सारी सर्विसेज हैं उन सब के लिए इशू कर सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति पता नहीं क्या नाम है, साक्षी भी नहीं है, साक्ति क्या है। एंटरप्राइजेस कोलकाता ने एक कांटेक्ट किया है सूरज एंटरप्राइजेस से सूरत में। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द डिलीवरी शैल बी मेड ऑन और बिफोर 31st October. Goods were removed from the factory at Kolkata on 11th October. As per the agreement, the goods were to be delivered on or before 31st October. सूरज received on 14th. Determine the time of issue of invoice, हमने बात करी थी। इशू इनवॉइस हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। तो यहां पर रिमूवल जो गुड्स का हुआ है वो 11 अक्टूबर को हुआ है, तो उस दिन या उससे पहले इन्हें इशू करना चाहिए। जहां पर मूवमेंट है वहां रिमूवल से पहले इशू करना है, तो ऑन और बिफोर 11 अक्टूबर इन्हें इशू करना ही पड़ेगा। ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इन्होंने सर्विस दी है इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसी मुंबई में 5 जून को। पेमेंट 19 जून को मिली है। डिटरमिन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो हमने बात करी थी कि एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई जो टैक्सेबल सर्विसेज की है ऑन और बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद इन 30 days इन केस ऑफ नॉर्मल, और इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी 45 days। वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी वहां 45 दिन है, तो वो इशू कर सकते हैं। तो यहां पर गिवन केस में इन्होंने जो सर्विस दी है वो 5 जून को दी, तो 5 जून के 30 दिन मतलब 5 जुलाई तक ये इनवॉइस इशू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदय सिंह एक रजिस्टर्ड सप्लायर है।
उन्हें एडवांस पेमेंट मिली है सर्विस से रिलेटेड, तो उसके अकाउंटेंट ने कहा कि रिसीट वाउचर इशू करिए, जो सर्विसेज हमने देनी है फ्यूचर में उससे रिलेटेड आप रिसीट वाउचर इशू करिए। और उन्हें लेकिन ये नहीं पता है कि अगर हमने रिसीट वाउचर इशू कर दिया और आगे जाकर हमने सर्विसेज नहीं दी तो क्या होगा। तो हमें बताना है इससे रिलेटेड उदय सिंह को, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, कि उन्हें क्या करना है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी आपको पैसा मिलता है तो आपको रिसीट वाउचर तो देना ही है, जो भी आपने फ्यूचर में सर्विसेज देनी है। ये रिसीट वाउचर ये एविडेंस करता है कि आपको पैसा एडवांस में मिला है उन चीज से रिलेटेड जो अभी आपने किया नहीं है लेकिन आप करेंगे फ्यूचर में। ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन रिसीट ऑफ एडवांस, तो वो रिसीट वाउचर इशू करेंगे, रिसीट है मतलब आपको पैसा मिला है। वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ द रेस्टोरेशन बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इज इशूड, तो इन्हें रिफंड वाउचर इशू करना होगा। सिंपल, रिफंड वाउचर इशू कर देंगे। देयरफॉर इन केस सब्सिक्वेंटली नो सर्विसेज वाज इशूड, तो इन्हें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, बस एक रिफंड वाउचर इशू करना होगा बाद में। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना तो अभी ना बाद में। भोजराज एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने एक जीटीए सर्विसेज ली है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, जहां पर इन्हें रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स देना है। He wishes to know whether he is required to issue an invoice. Please advise him discussing the relevant provision. तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो भोजराज है, इन्हें एक इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जीटीए सर्विस ली है और रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 9(4)(3) के हिसाब से, दैट इज रेसिपिएंट इज लायबल टू डिस्चार्ज जीएसटी on reverse charge basis shall issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service or both. तो आपने सर्विस ली है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चंस और आंसर्स जो हमारे चैप्टर के एंड में दिए हैं। इसके अलावा चैप्टर के एंड में क्रॉसवर्ड पजल्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वगैरह दिए हैं, आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो हमने इस चैप्टर में टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड सब कुछ अच्छे से देखा है, सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। मैं इसकी रिवीजन वीडियो तो डाल ही दूंगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे वही आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं।